नमस्कार दोस्तों, माँ भारती हिंदी मंच यूट्यूब चैनल पे आप सभी साथियों का हार्दिक स्वागत है। और आज इस क्लास में एचटेट मॉडल पेपर 7वां हल करेंगे। तो पहले हिंदी पार्ट रहेगा और उसके बाद हरियाणा जीके का। तो आइए, हिंदी पार्ट से पहला प्रश्न हमारे सामने क्या है। व्यवस्था के पूर्व कौन सा उपसर्ग लगाएं कि उसका अर्थ विपरीत हो जाए। तो देखो, कौन सा लगाएं कि व्यवस्था से पहले कौन सा उपसर्ग लगाएं कि उसका विलोम शब्द हो जाए अ, आ, अप और परी। तो पहले ये देख लें कि व्यवस्था का विलोम शब्द बनेगा क्या। तो व्यवस्था का बनता है अव्यवस्था। तो अ और व्यवस्था, तो अ उपसर्ग लग जाएगा। ऑप्शन नंबर ए सही हो जाएगा इसका। अपने से बड़ों के लिए पत्र लिखते समय उपसंहार होगा। उपसंहार का मतलब आखिर में जो क्या लिखे उसमें, आपका आज्ञाकारी, आपका स्नेह पात्र, आपका कृपाकांक्षी, ये सभी। तो ये अपने से बड़ों के लिए ये तीनों बातें ही लिखी जाती हैं। आज्ञाकारी भी हो सकता है, स्नेह पात्र भी हो सकता है और कृपाकांक्षा भी हो सकता है। ठीक है ना। तो ऑप्शन नंबर डी इसका सही आंसर हो जाएगा। निम्नलिखित में से अशुद्ध वर्तनी का चयन कीजिए। जो गलत है, अधीन, इष्ट, ईमानदार, उपलक्ष्य है। तो इसमें पहला ही गलत है क्योंकि अधीन है ये, और ये होता है अधीन, बड़ी मात्रा होती है। देखो, ऑप्शन नंबर क्या हो जाएगा, ऑप्शन नंबर ए सही हो जाएगा इसका आंसर। बिखरे मोती किसकी रचना है, यानी कि बिखरे मोती रचना के रचनाकार कौन है। तो देखो इसमें कौन है, पहला है महादेवी वर्मा, फिर है सुभद्रा कुमारी चौहान, चंद्रबरदाई और रस खान। तो बिखरे मोती इसकी रचनाकार जो है वो सुभद्रा कुमारी चौहान है। श्रृंगार का शुद्ध वर्तनी विश्लेषण होगा। तो श्रृंगार का शुद्ध वर्तनी विश्लेषण जो है ये होगा कि श्रृंग, इसमें अंग नहीं है, इसमें ए है, सरी ग आ, ये हो जाएगा श्रृंगार। ठीक है ना। ऑप्शन नंबर सी सही हो जाएगा इसका। ठीक है, ये डे नहीं होता, अंग होता है ये। ठीक है। हाँ, आगे देखो, ऑप्शन नंबर सी इसका सही आंसर हो जाएगा। निम्नलिखित में से कर्तरीवाच्य होगा। उमेश से हंसा गया, भाववाच्य है आप गाना गाइए, सलोनी से हंसा नहीं गया, उपरोक्त में से कोई भी नहीं। तो ऑप्शन नंबर बी सही हो जाएगा, आप गाना गाइए, ये कर्तरीवाच्य है। बाकी ए में ऑप्शन नंबर ए है, उमेश से हंसा गया भाववाच्य है ये। और सी ऑप्शन है, इसमें भी सलोनी से हंसा नहीं गया, ये भी भाववाच्य है। ऑप्शन नंबर जो बी है वो कर्तरीवाच्य है। प्रेरणास्पद शब्द का संधि विच्छेद क्या होगा। प्रेरणा प्लस आस्पद, प्रेरणा प्लस आस्पद, प्रेरणा प्लस पद और प्रेरणा प्लस पद। तो प्रेरणा प्लस आस्पद हो जाएगा इसका, ऑप्शन नंबर ए। निश्चितता मूल शब्द में से जुड़े उपसर्ग प्रत्यय सही है। तो निश्चितता में कौन से सही है, निहिचितता, निहिचिंतता, निचितता, निश्चिंत। तो ऑप्शन नंबर पहला ही सही हो जाएगा, निहिचिंत और ता। नहीं भाई, सॉरी, एक मिनट रुकिए। निश्चितता है या निश्चिंतता, इसमें इसमें निश्चिंतता, हाँ पहला ही हो जाएगा, इसमें निश्चिंतता है ये। ठीक है ना। निहि चिंत और ता, ये विसर्गों का सह बन गया यहाँ पे। ठीक है ना। तो ऑप्शन नंबर से इसका ए सही हो जाएगा। निम्नलिखित में से द्वंद्व समास कौन सा है। यथासंभव, देशभक्ति, देश विदेश और पीताम्बर। यथासंभव में तो है अव्ययभाव समास। देशभक्ति में हो जाएगा तत्पुरुष समास, यानी कि देश के लिए भक्ति। देश विदेश, यहाँ द्वंद्व समास हो जाएगा। पीताम्बर, पीताम्बर पीले हैं वस्त्र जिसके, इसमें क्रमधारीय समास भी है और बहुब्री समास भी है। वो हम विग्रह किस बेस पे करते हैं वो हो जाएगा। ठीक है ना। तो इसमें ऑप्शन नंबर क्या हो जाएगा,
द्वंद्व समास सी। मनोयोग शब्द में संधि कौन सी है? मनोयोग में स्वर संधि, व्यंजन संधि, विसर्ग, इनमें से कोई भी नहीं। तो इसमें मनोयोग में विसर्ग संधि है, मन है प्लस योग हो जाएगा इसका, ऑप्शन नंबर सी। कोई गाना गा रहा है वाक्य में सर्वनाम पहचानिए। अनिश्चयवाचक, प्रश्नवाचक, संबंधवाचक और निश्चयवाचक। कोई गाना गा रहा है, कोई का मतलब निश्चितता नहीं है, तो अनिश्चयवाचक सर्वनाम हो जाएगा इसमें, ऑप्शन नंबर ए। निम्नलिखित पंक्तियों में कौन सा रस है? एक और अजगर ही लखी, एक और मृगराय, मृगराय नहीं होता, मृगराज होता है ये। विकल बटोही बीच में परियों मूर्छा खाए। क्या कहता है कि एक और तो अजगर, भयानक अजगर, और एक और जो है एक तरफ शेर। विकल बटोही बीच में, विकल का मतलब बहुत दुखी, बटोही राही यात्री, लेकिन और बीच, दोनों के बीच में एक दुखी यात्री बेचैन, परियों मूर्छा खाए, और कहता है कि दोनों को देखकर जो है मूर्छा खाकर वो गिर पड़ा। तो कौन सा? भयानक, करुण, शांत, भक्ति। तो इसमें भयानक रस हो जाएगा इसमें, ठीक है ना, भयानक रस हो जाएगा, ऑप्शन नंबर ए। परिमाणवाचक क्रिया विशेषण वाक्य को चिन्हित कीजिए। परिमाणवाचक क्रिया विशेषण कौन सा है? देखो, हमें बड़ों से आदरपूर्वक बात करनी चाहिए, पानी कल से बरस रहा है, रात को कम खाना चाहिए, चिड़िया को बाहर मारे जाने का डर है, ठीक है ना। तो इसमें परिमाणवाचक क्रिया विशेषण ऑप्शन नंबर सी हो जाएगा, रात को कम खाना चाहिए। कम जो है शब्द पद, वो एक पैमाने का बोध करवा रहा है, परिमाण का बोध करवा रहा है, और खाना चाहिए क्रिया है, तो क्रिया परिमाणवाचक क्रिया विशेषण हो जाएगा। दिए गए वाक्यों के लिए एक शब्द का चयन कीजिए। पाप करने के बाद स्वयं दंड पाना, तो ये क्या होता है? ये पाप करने के बाद स्वयं दंड पाना, प्रताड़ना, पश्चाताप, प्रायश्चित और हार मान लेना। तो पाप करने के बाद स्वयं दंड पाना, ये प्रायश्चित होता है। क्या होता है? प्रायश्चित। पश्चाताप होता है बस कोई गलत काम करने पर थोड़ा सा मन में एक उसके प्रति संवेदनाओं के भाव जागृत होना। लेकिन प्रायश्चित वो होता है कि कोई भी ऐसा पाप हो गया और उसको जो है ना खुद को मतलब एक दंड देना किसी भी रूप में, वो प्रायश्चित होता है। अगला देखो, दो समीवर्ती वर्णों के मेल से जो विकार परिवर्तन होता है वह कहलाता है, विकार या परिवर्तन तो क्या कहलाता है? सिंपल सा है, तो अव्यव, प्रत्यय, समास, संधि। तो ये संधि होती है, दो वर्णों के मिलने से जो परिवर्तन होता है क्या कहलाएगी? संधि कहलाएगी। समूहार्थक शब्द का चयन कीजिए जो समूह का बोध करवा रहा हो, तो क्या होगा वो? देखो, जहाज, बेड़ा, केवट और नाव। जहाज तो एक है, बेड़ा, बेड़ा हो जाएगा। बेड़ा क्या होता है? जहाज़ों का समूह, जहाज़ों के समूह का क्या बोलते हैं? बेड़ा। तो ये समूह का बोध करवा रहा है, समूहार्थक हो जाएगा। खेवट, केवट नहीं, खेवट होता है ये, खेवट कौन होता है? नाव चलाने वाला। और एक नाव, नाव तो नाव होती ही है, तो ऑप्शन नंबर इसका बी सही हो जाएगा। कमर कसना, इस मुहावरे का अर्थ क्या है? कमर में दर्द होना, तैयार होना, किसी की इशारे पर चलना, गप्पे मारना। तो क्या हो जाएगा? कमर कसना, तैयार रहना या तैयार होना, ठीक है ना। राम ने रोटी खाई, इस वाक्य की क्रिया क्या है? तो क्रिया पूछा है, राम इसमें क्या हो गया? कर्ता हो गया, रोटी कर्म हो गई, और खाई क्या हो गई? क्रिया हो गई। तो इसमें ऑप्शन नंबर डी सही हो जाएगा, क्रिया खाई है। पर्यायवाची शब्द का दूसरा नाम क्या है? विलोम शब्द, कठिन शब्द, समानार्थक शब्द, सरल शब्द। तो इसका हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी, समानार्थक शब्द, ठीक है ना, समानार्थक शब्द। आगे देखो, आगे और क्या पूछे भाई इसने प्रश्न? अलंकार शब्द का सही अर्थ बताइए। व्याकरण शास्त्र, सौंदर्य, आभूषण या गहना, साड़ी। तो अलंकार का क्या हो जाएगा? आभूषण या गहना हो जाएगा, ऑप्शन नंबर सी। वाच्य के कितने प्रकार होते हैं?
तो वाच्य के कितने प्रकार होते हैं? 2, 3, 4 और 5। तो वाच्य के 3 प्रकार होते हैं। कौन कौन से? कर्तरीवाच्य, कर्मवाच्य और भाववाच्य। ऑप्शन नंबर बी इसका सही हो जाएगा। मुद्रा के अनेकार्थी शब्द हैं। कौन कौन से अनेकार्थी शब्द? पर्यायवाची नहीं पूछ रहा भाई, अनेकार्थी पूछ रहा है। मोहर, सिक्का, ए और बी दोनों, इनमें से कोई भी नहीं। तो इसमें कौन सा हो जाएगा? मोहर और सिक्का, ये इसके अनेकार्थी हो जाएंगे। ऑप्शन नंबर सी सही हो जाएगा, ए और बी दोनों। खेलनहार और होनहार में कृत प्रत्यय है। तो खेल, होन, न और हार, तो इसमें कौन सा प्रत्यय हो जाएगा? सी। ऑप्शन नंबर सी हो जाएगा, हार प्रत्यय है इसमें दोनों में। आगे है बखूबी, बदौलत एवं बनाम में आगत उपसर्ग है। तो कौन सा है? देखो, बखूबी, बदौलत एवं बनाम, खूबी, इसमें ब उपसर्ग है। दौलत, इसमें भी ब उपसर्ग है। और नाम, तीनों में ब उपसर्ग है। कौन सा हो जाएगा? ऑप्शन नंबर ए सही हो जाएगा। पाप का विलोम शब्द क्या है? तो पाप का विलोम शब्द क्या हो जाएगा? पापी, पुण्य, दुराचार, मृत्यु। तो पापी तो होता है पुण्यवान, इसका हो जाएगा विलोम पुण्यवान, ठीक है ना। पुण्य हो जाएगा पाप का, क्या हो जाएगा? पुण्य। दुराचार का हो जाएगा सदाचार। मृत्यु का हो जाएगा जन्म। तो ये भी ध्यान रखने हैं आपको। ऑप्शन नंबर इसका बी सही हो जाएगा। भौतिक का विलोम निम्नलिखित में से कौन सा है? तो देखो कौन सा है भौतिक का? लौकिक, आध्यात्मिक, क्षणिक और जटिल। तो इसमें भौतिक का हो जाएगा आध्यात्मिक। आगे देखो क्या है, पुल्लिंग शब्द का चयन कीजिए। ठीक है, इनकी पुल्लिंग कौन सा है इसमें? तो हड़ताल, पुलिस, संविधान और सरकार। तो हड़ताल, पुलिस और सरकार, ये तो है इसमें स्त्रीलिंग। इसके बारे में बहुत बार बता रखा है मैंने कि जिसका पूछ रखा हो स्त्रीलिंग पुल्लिंग, तो उसको बेस बना के उसका वाक्य बना लो, ठीक है ना। तो संविधान, ये इसमें पुल्लिंग है, बाकी और तीनों स्त्रीलिंग है। ये तो थे हिंदी के प्रश्न। अब करते हैं हरियाणा जीके के। देखो, निम्नलिखित में से कौन सा हरियाणा का भौगोलिक लक्षण नहीं है? तो कौन सा नहीं है? निम्न शिवालिक पहाड़ियाँ, बांगर भूभाग, यमुना घग्गर मैदान और चंबल घाटी। तो इसमें ऑप्शन नंबर कौन सा हो जाएगा? ऑप्शन नंबर डी सही हो जाएगा। चंबल जो घाटी है वो राजस्थान और मध्य प्रदेश का एक संयुक्त भौगोलिक लक्षण है। तो ऑप्शन नंबर डी सही हो जाएगा। क्या बता रहा है इसमें? निम्न शिवालिक पहाड़ियों की ऊंचाई 400 से 600 मीटर तक है। बांगर भूभाग क्या है? यमुना घग्गर के बीच के जलोढ़ मैदान को क्या कहते हैं? बांगर भूभाग। ये भी ध्यान रखना आपको। खालिस्तान की स्थापना बाबर द्वारा 1526 ईस्वी में इब्राहिम लोदी को हराने के बाद हिंदुस्तान के सिंहासन पर विजय की स्मृति में की गई थी। तो किसकी की गई थी भाई? शाह कलंदर मस्जिद, काबुली बाग, लाल किला और मयूर सिंहासन। तो काबुली बाग की जो है स्मृति में ये की गई थी, ठीक है ना, काबुली बाग। पानीपत के प्रथम युद्ध जीतने के बाद बाबर ने काबुली बाग मस्जिद का निर्माण करवाया था। कौन सा युद्ध जीतने के बाद? 1526 में पानीपत के का प्रथम युद्ध जीतने के बाद काबुली बाग का निर्माण करवाया गया था। लाल किला किसने बनवाया? शाहजहां ने। मयूर सिंहासन बनवाया था, ये भी शाहजहां ने। शाह कलंदर मस्जिद जहांगीर के सेनापति मोहम्मद खान ने बनवाया था। आगे देखो, हरियाणा में 2 राष्ट्रीय उद्यान हैं, उनमें से एक सुल्तानपुर राष्ट्रीय उद्यान है और दूसरा है भिंडावास राष्ट्रीय उद्यान, कलेसर राष्ट्रीय उद्यान, नाहर और चिंचिला राष्ट्रीय उद्यान। तो मैंने जब करवाया था ये राष्ट्रीय उद्यान, वन्य अभयारण्य और प्रजनन केंद्र, तो तब बताए थे कि 2 राष्ट्रीय उद्यान हैं।
कौन कौन से थे वो? सुल्तानपुर राष्ट्रीय उद्यान और एक है कलेसर राष्ट्रीय उद्यान। कलेसर ये यमुनानगर में है। बीडावास झज्जर में रहेगा, ये राष्ट्रीय उद्यान नहीं है। नाहर ये भी राष्ट्रीय उद्यान नहीं है, ये रेवाड़ी में है। और चिलचिला भी झज्जर में है। ठीक है ना। आगे देखो भाई, सॉरी चिलचिला है कुरुक्षेत्र में। आगे देखो और क्या है। निम्नलिखित में से किस नदी का उद्गम अरावली की पहाड़ियों में नहीं है? उद्गम का मतलब निकलना। तो साहिबी नदी, बेड़च, दोहन नदी, चिनाब नदी। तो किसका नहीं है? चिनाब नदी का उद्गम जो है अरावली की पहाड़ियों से नहीं है। तो कहाँ से है इसका? तो चिनाब नदी भारत के हिमाचल प्रदेश के लाहौल और स्पीति जिले के ऊपर हिमालय के टांडी में चंद्रा और भागा नदियों के संगम से बनती है। यह सिंधु नदी की सहायक नदी है। साहिबी नदी, यह नदी जयपुर में मनोहरपुर और जीतगढ़ के निकट की मेवात की पहाड़ियों से निकलती है। प्राचीन समय में साहिबी नदी को द्रस्वती नदी भी कहा जाता था, ये ध्यान रखना है भाई आपको। दोहन नदी, यह नदी डोसी की पहाड़ियों महेंद्रगढ़ से निकलती है। डोसी की पहाड़ियाँ हैं महेंद्रगढ़ में। बेडस नदी राजस्थान के उदयपुर जिले में गोगुंदा की पहाड़ियों से इस नदी का उद्गम स्थल है, किंतु उदय सागर झील के बाद यह नदी बेडस नदी कहलाती है। अगला प्रश्न देखिए क्या है। हरियाणा का यह जिला 1 नवंबर 1989 को करनाल जिले से निकाला गया। 24 जुलाई 1991 को फिर करनाल जिले में मिला दिया गया। 1 जनवरी 1992 को यह पुनः एक पृथक जिला बन गया। और यह कौन सा जिला था? रोहतक, हिसार, पानीपत, कुरुक्षेत्र। तो ये जिला था पानीपत। कौन सा था? पानीपत, जो कि करनाल जिले से निकाला गया था। हरियाणा का पानीपत ऐसा जिला है जिसका गठन 2 बार हुआ था। रोहतक और हिसार, इनका गठन कब हुआ था? 1 नवंबर 1966 को। कुरुक्षेत्र 23 जनवरी 1973 को। आम के उपवनों का अस्तित्व निम्नलिखित में से किस नगर के साथ अपना नाम जोड़ता है? आम के उपवनों की बेंगलुरु, अंबाला, अमरनाथ और चेन्नई। तो आम से ही जो है वो अंबाला का नाम पड़ा है। अंबाला हो जाएगा इसमें आंसर। अंबाला का नाम आमों से ही पड़ा है, जहाँ आमों की ज़्यादा अधिकता है, इसलिए ऑप्शन नंबर बी सही हो जाएगा। बंसीलाल सरकार द्वारा खालिस्तान को दूसरी राजभाषा घोषित किया गया था। तो किया गया था पंजाबी, हिंदी, हरियाणवी, तमिल। तो तमिल को किया गया था और पंजाबी को किया था भूपेंद्र सिंह हुड्डा ने द्वितीय राजभाषा। ये आपको ध्यान रखना है। यहाँ दे भी रखा है यहाँ पे कि चौधरी बंसीलाल ने 1969 में तमिल को हरियाणा की दूसरी राजभाषा घोषित किया। 2010 में भूपेंद्र सिंह हुड्डा ने हरियाणा की दूसरी भाषा पंजाबी को घोषित किया था। हरियाणा की राजकीय भाषा हिंदी है। मोहम्मद गौरी ने पृथ्वीराज चौहान को निम्नलिखित में से किस स्थान पर हराया था? कुरुक्षेत्र, पानीपत, रोहतक, तराइन। तो मोहम्मद गौरी ने पृथ्वीराज चौहान को तराइन में हराया था। ठीक है ना, तराइन। आगे देखो भाई, जो कि 1192 ईस्वी में युद्ध हुआ था। 2 युद्ध हुए थे ये, 1191 ईस्वी और 1192 ईस्वी में। तराइन के दूसरे युद्ध में सन 1192 में मोहम्मद गौरी ने पृथ्वीराज चौहान को हराया था। कुरुक्षेत्र में महाभारत के युद्ध में पांडवों ने कौरवों को हराया था। पानीपत में 1526, 1556 और 1761 को 3 ऐतिहासिक युद्ध हुए थे। ठीक है ना। तो ये हरियाणा जीके के प्रश्न थे। तो आज की ये क्लास यही समाप्त होती है। अपने साथियों को शेयर किया करो। जिस साथी ने चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया सब्सक्राइब कर ले और इस क्लास को स्किप न करते हुए पूरी क्लास देखा करो। यहाँ हिंदी का जो है वो एक विश्लेषणात्मक अध्ययन यहाँ होता है। हरियाणा जीके की भी कोशिश करता हूँ कि यहाँ से कुछ न कुछ प्रश्न
एग्ज़ाम में आए, वो भले ही CET हो या एचटेट हो। तो धन्यवाद साथियों, जय हिंद, जय भारत।